नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजधर्म। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करने जा रहे हैं जिसकी छवि जनता के बीच एक सामाजिक नेता के तौर पर है। उन्हें पूर्वांचल का बड़े नेता के तौर पर भी देखा जा रहा है और उन्होंने उस वक्त भाजपा का हाथ थामा जिस वक्त भाजपा का ज़मीनी स्तर पर कोई जनाधार नहीं था। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के रुदौली विधानसभा सीट के विधायक रामचंद्र यादव उर्फ बाबूजी के बारे में। कई सारे सवाल हैं, हम सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रामचंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राजधर्म पर। क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि आपको बाबूजी क्यों बोला जाता है यहाँ पर? क्योंकि हम सभी जनपद अयोध्या के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में लगभग 35 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 35 वर्ष एक लंबी अवधि होती है। तो बहुत से जो हम लोगों से छोटे लोग हैं और कम उम्र के जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो जैसे अयोध्या की अवध की धरती का हमेशा गुणगान होता रहा है। अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुसार सम्मान देने की जो परंपरा रही है, उसी क्रम में वो हमें कभी कभी बाबूजी भी कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूंगी कि सपा को छोड़ने का क्या कारण था? और उस वक्त जब भाजपा का कोई ज़मीनी स्तर पर जनाधार नहीं था, उतनी ज़्यादा कोई मोदी लहर भी नहीं थी, उस वक्त आपने भाजपा का हाथ थामा? देखिए, अयोध्या जो मर्यादा राम की धरती है, जहाँ पर अयोध्या में ही रह करके हमने शिक्षा ग्रहण की। अयोध्या की हनुमानगढ़ी जो अयोध्या नाथ के नाम पर पूरा अयोध्या नहीं पूरा देश जानता है, वहाँ पर रह करके हमने शिक्षा ग्रहण की थी। हमारे मन में राम के प्रति, अयोध्या के प्रति एक बहुत ही सम्मानजनक भाव था। और चूँकि अयोध्या में रहने के नाते मर्यादा पुत्र राम के जीवन को, उनके पूरे आदर्शों को हम लोगों ने पढ़ा भी। अब एक एक मोहल्ले में, एक एक अयोध्या शहर के साधु संतों के बीच में रह करके उसको सुना भी। लंबे समय तक अयोध्या में रहने के नाते मेरे मन में अगाध प्रेम था अयोध्या के मर्यादा राम के प्रति। जहाँ एक तरफ राजनीतिक एक्टिविटी में हम लोग काम कर रहे थे, जब एक ऐसा मोड़ आया कि जब मर्यादा राम ने हमेशा गरीबों को गले से लगाया और उस तरह की राजनीति हम लोगों ने भी शुरू की थी। गांव गरीब में रहने वाले, चाहे वो कमज़ोर वर्ग के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, सबके साथ हम लोगों ने काम किया था। एक ऐसा समय आया, इस जनपद में एक दलित समाज की बेटी के साथ एक बड़ी घटना हुई थी, जिस घटना के नाते हम लोगों ने उस तरह के अन्याय करने वालों के खिलाफ एक ज़बरदस्त मोर्चा खोला था। और उस मोर्चे की लड़ाई को जब पूरे जनपद का समर्थन मिला था, उसमें हम लोगों ने अपने कदम बढ़ा के उस दलित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था। और एक ऐसा भी मोड़ आया कि जब उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता सही तरह से हम लोगों का समर्थन दे रहे थे, एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अन्यायियों का साथ दे दिया। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। आप क्योंकि सपा में रह चुके हैं तो आपको सपा की नब्ज पता होगी कहीं ना कहीं। उस वक्त जब आप थे सपा में, उस वक्त जो वर्चस्व था अखिलेश यादव, वो क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ऐसी कहाँ कमी रह गई कि वो वर्चस्व नहीं खड़ा कर पाए और भाजपा आज इतना आगे निकल चुकी है? अब आपको यही तात्कालिक विषय बता दूँ जी। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक रहने वाले पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश की जो राजनीति है, प्रदेश की जो राजनीति है, प्रदेश के विकास में जो काम कल्याण सिंह ने किया और जिनके विषय में कई तरह से भी नारे दिए गए कि हम पिछड़ों के नेता हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों के नेता हैं। आज जब कल्याण सिंह जी का निधन होता है तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देता है। तो उनका ये कहना कि हम पिछड़ों के नेता हैं, जब पिछड़ों के नेता का निधन होता है, जिनकी इस प्रदेश में बड़ी ताकत होती है, उनको वो दो फूल नहीं चढ़ाते, तो निश्चित रूप से वो अपना आधार कैसे बना पाएंगे?
अच्छा, एक चीज़ आपके बारे में जो सुनने मिली, जो व्यक्ति आपको राजनीति में लाए, मित्रसेन, और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने उनसे भी बगावत कर लिया, आपकी जो अनबन हो गई, उसके बाद सपा में थे आप, फिर आप सपा से भी हटकर भाजपा में आ गए, तो मतलब मित्रसेन जी से अलग होने का क्या कारण था आपका, कि कहीं ना कहीं जो बगावत आपने किया है दोनों जगह? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, राजनीति में जब कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होता है तो उस वैचारिक मतभेद को कभी भी हम जैसे लोग कभी उसमें समझौता नहीं कर सकते। हमारा उनका वैचारिक मतभेद हुआ था जब एक दलित छात्रा के साथ जायज़ती करने वाले लोगों का साथ उन्होंने दिया, और साथ देने के नाते जब वो हमारे पाले में नहीं है तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। हमें तो न्याय के पक्ष में रहना है, अन्यायों का साथ नहीं देना है। ये मेरा वैचारिक ताकतवर हथियार है। अभी आप फैज़ाबाद के दंगे की बात बता रहे थे, जब मूर्ति विसर्जन के टाइम जो हादसा हुआ, इसके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं जो लोगों से बात करें तो वो बताते हैं कि जब आप जीत के आए थे, हाल फिलहाल में आपने जीत दर्ज की थी, उसके बाद ही ये घटना हो गई, तो उसको लेकर के क्या आपका मत है? मतलब देखिए, अयोध्या जनपद में मैंने पहले भी कहा कि कभी भी किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, और दंगा कराने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग थे। मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री को और तत्कालीन नेताओं को जिन्होंने दंगे का स्वरूप दिया। रुदौली में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं किसी तक कोई किसी को चोट नहीं, कोई हानि नहीं, फिर भी रुदौली में हम जैसे लोगों को भी 150 लोगों को मुलजिम बनाया गया। कहाँ क्या होता है? अयोध्या की धरती में आगजनी होती है, फैजाबाद शहर में, वहाँ नहीं कोई मुलजिम बनाया गया। जस्ट बगल में भदरसा नगर पंचायत है, वहाँ पर हत्या होती है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को नहीं मुलजिम बनाया गया। इनायत नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज में हत्या होती है, वहाँ पर किसी भी तत्कालीन नेता को मुलजिम नहीं बनाया गया। मैंने आपसे कहा ना, केवल तुष्टीकरण के एजेंडे के आधार पर केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए मुझे मुलजिम बनाया गया और दंगे में मेरा नाम घसीटा गया, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने किया था। निश्चित रूप से उसी का परिणाम था जो उन्होंने हम जैसे लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया, वो 2017 में यहाँ की जनता ने उसका हिसाब किताब ले लिया। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बदनाम करने के लिए की गई थी। अच्छा, 2012 में आपने भाजपा में आ पाए, बसपा में क्यों नहीं गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसने राष्ट्र की राजनीति को दिशा देने के लिए जब इस देश में गैर कांग्रेसवाद का नारा चला था, सारे राजनीतिक दल एक मंच पे आए थे। उस समय भी जनता पार्टी जब बनी थी तो जनसंघ जो तत्कालीन भाजपा की मूल टीम थी, उसने भी जनता पार्टी को समर्थन दिया था। मुझे पता है कि उस समय जितने देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग थे, उस समय जो लोग आपातकाल का विरोध किए थे, उन लोगों को भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जेलों में बंद करने का काम किया था। और वो लोकतंत्र सेनानी, वो लोग जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, उसमें जब हमने देखा तो सबसे बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। चूँकि मैं वैचारिक रूप से न्याय के पक्ष में हमेशा काम करते आया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि जो न्यायप्रिय लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सपा के बारे में अगर मैं पूछूं कि जब जो वर्चस्व मुलायम सिंह का उस वक्त था, अब क्यों नहीं हो पा रहा? अभी क्या चूक रह रही है पार्टियों से? जो अदर पार्टीज़ हैं, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो कहाँ पर कमी रह जा रही है कि वो उभर नहीं पा रही हैं? देखिए, कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। लंबे दिनों तक धोखा देने वाले लोग इस देश में कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया। कांग्रेस पार्टी ने लंबे दिनों तक राज किया, और कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाने के नाम पर बड़े बड़े नारे दे करके केवल गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया। यहाँ पर बसपा ने भी जिस तरह से नारे दिए तो उस नारों के ठीक विपरीत काम किया। उन्होंने जिस तरह के नारे दिए उसके ठीक विपरीत पैसे वालों को अपने गले लगा लिया। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की सीमा क्रॉस कर दिया। कैसे वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, कैसे हम तुष्टीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं, और इस सीमा को क्रॉस करने के नाते ही आज उनकी दशा ये हो रही है। अब इस देश में तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अब इस देश में वोट की राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगा सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा।
अच्छा, यहाँ पर यादव और मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं और ये दोनों ही जो समुदाय हैं ये कोर वोटर माना जाता है सपा का। तो इनको कैसे भाजपा की तरफ शिफ्ट किया आपने, कि कितना मुश्किल था ये कि भाजपा में की तरफ से विश्वास जीत पाना, उनका भरोसा जीत पाना, क्योंकि ये दोनों ही कोर वोटर हैं और अब वो भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, आपको उन्होंने यहाँ तक जिताया, तो कितना डिफ़िकल्ट था ये? देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। अच्छा। और चूँकि हमारे राजनीतिक एक्टिविटी का ये पुराना क्षेत्र रहा है। हम लोगों ने 1985 से इस क्षेत्र में काम किया था। एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला हम लोगों से परिचित था, हम लोगों की कार्यप्रणाली से परिचित था। जहाँ तक सवाल आपने किया यादव का और मुस्लिम का, यहाँ का मुस्लिम भी कहीं अगर किसी कोने में आप खड़े होकर के बात करेंगे ईमानदारी से तो हमारा विरोध नहीं करता। हाँ, वो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारा नाम लेते होंगे, लेकिन आम मुसलमान हमको कहीं न कहीं जगह देता है। यादव तो पहले से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ था। यहाँ पर जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ पार्टी जनता पार्टी में विलय हो गई थी, तो यहाँ से प्रदीप यादव चुनाव जीता करते थे, वो यहाँ से मंत्री थे। तो यादव ने तो यहाँ हमेशा जनसंघ को, फिर तत्कालीन जनता पार्टी को समर्थन दिया। यहाँ का बहुमत में यादव तो भारतीय जनता पार्टी की मूल जो जनसंघ है उसके साथ था। अच्छा, अभी आपने राम मंदिर की बात की, तो जब राम मंदिर का फैसला आया तो मुस्लिमों में, मुस्लिम समुदाय में कैसी प्रतिक्रिया थी? मतलब कोई सांप्रदायिक तरह से तो नहीं ले रहा था, या किस तरह का था कि मतलब इतनी शांतिपूर्ण तरीके से उस निर्णय को स्वीकार कर लिया गया, तो उसको लेकर के क्या था? देखिए, यहाँ अयोध्या की सीमा के अंदर का रहने वाला कोई भी मुस्लिम, किसी भी जाति और धर्म का मानने वाला व्यक्ति कभी आपस में लड़ा नहीं। बाहर से जो लोग आए वो तमाम ऐसे मुस्लिम नेता जो मुसलमानों की सहज भावनाओं का शोषण करते करते एक मुकाम तक पहुँचे थे, उन लोगों ने एक नया स्वरूप दिया, जिसके नाते ये विवाद हिंदू मुस्लिम का बना। वरना मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके का शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ का एक एक किसान, नौजवान, विद्यार्थी, यहाँ का हिंदू अपने आराध्य देव मतलब राम के प्रति, यहाँ मुझे लगता है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उन सारे कार्यक्रमों में सभी जाति के लोग, छोटे बड़े सभी लोग सहभागी होते हैं। यहाँ पर कहीं से भी लाख कोई प्रयास किया हो तुष्टीकरण के आधार पर किसी अन्य इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे आज की तारीख में ओवैसी हैं, अभी रुदौली की धरती पर उनका आगमन हुआ था। हमारे इस धरती के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। वो यहाँ पर क्या क्या बोल गए मुझे कुछ कहना नहीं है। उन्होंने यहाँ के कुछ विकास के मुद्दे पर बात कही। इस देश में सबसे ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद ये पार्टियाँ हैं। विकास के मुद्दे पर ये सारे के सारे लोग फैल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर स्कूल की बात कही, शिक्षा की बात कही, अस्पतालों की बात कही। ऐसे कुछ जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे थे उसको भी उन्होंने, जहाँ एक तरफ उन्होंने अपने धर्म और मजहब से जोड़ करके लोगों को उकसाने की बातें कही, वहीं उन्होंने कुछ क्षेत्रीय विकास के मुद्दों की भी बात कही। उनको पता नहीं था कि यहाँ पर विकास किस दिशा में चल रहा है। यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में ITI मवई, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में ITI रुदौली, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से अटल आवासीय कॉलेज जो पूरे मंडल का कॉलेज है वो रुदौली में खुल रहा है। यहीं बगल में राजकीय इंटर कॉलेज बन के तैयार हो गया। यहाँ पर यहीं CSC रुदौली बन के सुनबा तैयार हो गई। CSC हमारी नरौली बन के तैयार हो गई। हर तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जो उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने उनको ऐसे ही कुछ बताया होगा कि साहब यहाँ का ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है। तो ओवरब्रिज, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश पर राज किया, जिनके हाथ में इस देश का इंतजाम सौंपा गया, उन लोगों ने बहुत लंबे दिनों तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आए, बाढ़ के क्षेत्र में गए,
जब जब इस क्षेत्र में दौरे पे आए उन्होंने कुछ न कुछ इस क्षेत्र को दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी जब आए, अभी इसी माता जी के स्थल पर जब उनका आना हुआ था, ये सड़कें जो चौड़ी हो रही हैं उन्हीं की देन है। यहाँ के विकास के भी बहुत सारे काम उनकी तरफ से स्वीकृत किए गए थे। डिप्टी सीएम ने यहाँ पर पढ़ने वाली बेटियों के लिए, पढ़ने वाले बेटों के लिए स्कूल की स्थापना करी। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विकास के काम जिनको जानकारी नहीं थी, अब उनको जानकारी ना होने के नाते सब बोलते हैं, लेकिन जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं तो पूरा का पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ा दिखाई पड़ता है। अच्छा, कोई पकड़ बना पाएगी MIM की नहीं? और जनता से बात की है तो ये पता चला कि हो सकता है वो सपा के साथ मिल करके कुछ कर पाएँ, तो अगर वो सपा के साथ MIM मिलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, और अपना वो उतारते हैं यहाँ पर विधायक के उसके दावेदार के लिए, तो कुछ प्रभाव डाल पाएंगे वोटर्स में आपके, या फिर ऐसे ही फीका रहेगा मामला? देखिए, बहुत स्पष्ट है, कोई भी मजहबी नारे के साथ जब किसी तरह का नारा देता है तो जो एक मजहबी कट्टर भाव रखने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग जो मजहबी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनके साथ हों और एक ताकत बनकर के उनके साथ खड़े दिखाई पड़े। हो सकता है इसी उम्मीद से वो यहाँ पर आए हों। अच्छा, दंगों से याद आया, आपके ऊपर हमला भी हुआ था, उसके बारे में अगर मैं पूछूं तो? देखिए, ये जो समाज में एक दृश्य आया था, राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, तो उसी में राजनीति के अपराधीकरण के एक हमले में मैं भी चोटिल हुआ था। उसका मैंने मुकाबला किया। हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया। हम लोग कभी विचलित नहीं हुए। आपके मिल्कीपुर से लेकर के आपके राजनीतिक करियर के ऊपर फिल्म भी बन रही है, अगर मैं सही हूँ तो? आपको उसकी जानकारी है? अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने चर्चा की थी। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत का, और बस इतना ही।